हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गूगल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में अध्याय 7 जीवों में विविधता, अध्याय 7 जिसका नाम था जीवों के अंदर विविधता, उसके पार्ट 1 के अंतर्गत हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न और फिर कुछ मिलान चिन्ह वाले प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर उसकी लिंक मैं चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पार्ट 1 को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रिक्त स्थान वाले और आपके मिलान चिन्ह वाले प्रश्नों को डिस्कस कर रखा है। उसी कड़ी में भाग 2 में आज हम इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट, जिनका जवाब आपको 1 से 2 लाइन के अंदर देना होता है, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जैव विकास के संदर्भ में चार्ल्स डार्विन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। चार्ल्स डार्विन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दूसरा प्रश्न, मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? यानी एक विशाल जैव विविधता वाला क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एक तो गर्मी और नमी वाला जो क्षेत्र है उसे कहते हैं मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र। कहां का? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो गर्मी और नमी वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र, यानी वहां पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, वॉस ने मोनेरा जगत को किन किन भागों में विभाजित किया है? वॉस ने मोनेरा जगत को किन भागों के अंदर विभाजित किया है? तो वॉस महोदय ने मोनेरा जगत को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। एक आपका ऑर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। कौन कौन से? ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 4, मोनेरा जगत की एक विशेषता लिखनी है। मोनेरा जगत की एक विशेषता, तो इसमें यानी मोनेरा जगत के जो जीव हैं उन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही क्या होते हैं, संगठित कोशिकांग होते हैं, और न ही उनमें शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के जो जीव हैं उनके शरीर एक कोशिकीय होते हैं, उनमें न तो संगठित या सुस्पष्ट केंद्रक होता है और न ही आपके संगठित कोशिकांग होते हैं। यह होगी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रोटिस्टा जगत के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला है आपका पैरामीशियम, दूसरा है आपका यूग्लेना। ये दोनों ही प्रोटिस्टा जगत के जीव है। प्रश्न संख्या 6, किसी सहजीवी जीव का एक उदाहरण दीजिए। सहजीवी जीव का उदाहरण तो वो है आपका लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, लाइकेन में कवकों की सहजीविता किस जीव के साथ होती है? तो लाइकेन में जो कवक है उनकी जो सहजीविता है वो होती है नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ में। किसके साथ होती है? नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन में जो कवक है वो सहजीविता करते हैं, यानी साथ रहकर एक दूसरे का क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर अंतर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, क्रिप्टोगैम की एक विशेषता लिखिए। तो क्रिप्टोगैम के जो पादप है वो सामान्यतः कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? बीज रहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, थैलोफाइटा प्रभाग के 2 उदाहरण दीजिए। थैलोफाइटा वर्ग के 2 उदाहरण, तो एक है यूलोथ्रिक्स और दूसरा है आपका स्पाइरोगोयरा। ठीक है, ये दोनों थैलोफाइटा वर्ग के पादप है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, उभयचर पादप किस प्रभाग के पादप है? तो जो उभयचर पादप है, ठीक है, वो होते हैं ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं। कौन से वर्ग के? ब्रायोफाइटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभाग ब्रायोफाइटा के 2 उदाहरण, तो एक है आपका मॉस और एक है मार्केसिया। मॉस और मार्केसिया। प्रश्न संख्या 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकेन क्या है? तो पेड़ों की चालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देने वाले कवक जो नीले हरे शैवाल से सहजीविता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। पेड़ों की चालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देने वाले कवक
जो नीले हरी शैवाल के साथ क्या करते हैं, सहजीविता रखते हैं, उन्हें लाइकेन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, क्रिप्टोगैमी पादपों में पाए जाने वाले नग्न भ्रूण क्या कहलाते हैं? तो जो क्रिप्टोगैमी पादप होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पाए जाने वाले जो नग्न भ्रूण हैं वो कहलाते हैं बीजाणु। क्या कहलाते हैं? बीजाणु। प्रश्न संख्या 14, क्रिप्टोगैमी पादपों को कितने प्रभागों में विभाजित किया गया है? तो जो क्रिप्टोगैमी पादप होते हैं, बीज रहित पादप, उनको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, फेनरोगैम पादपों की क्या विशेषता है? तो जो फेनरोगैम वर्ग के पादप है, इनके जनन उत्तक पूर्ण विकसित और कैसे होते हैं? विभेदित होते हैं, तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। और ये कैसे पादप होते हैं? ये पुष्पीय पादप होते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है कि इनके जो जनक उत्तक होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित होते हैं, और जनन प्रक्रिया के पश्चात ये बीजों को उत्पन्न करते हैं, और ये पुष्पीय पादप होते हैं। प्रश्न संख्या 16, फेनरोगैमी पादपों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। फेनरोगैमी जो पादप है उनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रश्न संख्या 17, जिम्नोस्पर्म पादपों की क्या विशेषता है? तो जो जिम्नोस्पर्मी पादप का जो वर्ग है, उस वर्ग के पादपों के बीजों पर कोई आवरण नहीं पाया जाता, यानी वो नग्न बीजी होते हैं। वो क्या होते हैं? खुले होते हैं, नग्न बीजी। उनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। अगला प्रश्न संख्या 18, जिम्नोस्पर्म पादपों के 2 उदाहरण। तो एक है आपका पाइनस और एक है आपका साइकस। अगला, एंजियोस्पर्म पादपों की विशेषता क्या है? तो इन पौधों के जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर ढके रहते हैं। एंजियोस्पर्म पादप वर्ग के जो जितने भी पादप हैं, उन पादप या पौधों के जो बीज हैं वो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, यानी वो नग्न बीजी नहीं होते हैं। अगला, एंजियोस्पर्म वर्ग को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो एक बीजपत्री वाले पादप और दूसरा है द्विबीजपत्री पादप। जो एंजियोस्पर्म है उस वर्ग के जो पादप है उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री पादप और दूसरे द्विबीजपत्री पादप। प्रश्न संख्या 21, एक बीजपत्री पादपों के 2 उदाहरण। एक है गेहूं और दूसरा है आपका मक्का। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 22, द्विबीजपत्री पादपों के बीजों की क्या विशेषता है? तो जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके बीज के अंदर 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। जैसे देखा होगा आपने छना, उसको तोड़ने पर उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं द्विबीजपत्री। तो ऐसे बीज जिनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, पोरीफेरा से क्या आशय है? तो पोरीफेरा का मतलब है छिद्रयुक्त जीवधारी। क्या मतलब है? छिद्रयुक्त जीवधारी। प्रश्न संख्या 24, पोरीफेरा में नाल प्रणाली का क्या कार्य है? पोरीफेरा वर्ग के जो जीव है उनमें नाल प्रणाली का क्या कार्य है? तो इस वर्ग के जो जीव है इनमें नाल प्रणाली के माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का क्या होता है? संचरण होता है। ठीक है, अगला, पोरीफेरा को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं स्पंज नाम से। किस नाम से? स्पंज नाम से सामान्यतः जानते हैं। प्रश्न संख्या 26, सिलेट्रेटा जंतुओं की एक मुख्य विशेषता। तो इन जंतुओं के अंदर एक देह गुहा पाई जाती है। कितनी देह गुहा पाई जाती है? केवल एक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, सिलेट्रेटा की समूह में रहने वाली किसी एक जाति का नाम। तो उस जाति का नाम है कोरल। क्या नाम है? कोरल। प्रश्न संख्या 28, ये इंपॉर्टेंट है, द्विपार्श्व सममित से क्या मतलब है? तो किसी जीव के शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना एक समान हो, ऐसे जीव कहलाते हैं द्विपार्श्व सममित। यानी किसी जीव के शरीर के अगर हम 2 टुकड़े कर दे, दाया और बाया, और अगर दोनों भागों की संरचना बिल्कुल एक समान हो, तो ऐसी संरचना वाले जीवों को कहते हैं द्विपार्श्व सममित संरचना वाले जीव। प्रश्न संख्या 29, प्लेंटी हेलमिन्थिस वर्ग के जंतुओं का शरीर कैसा होता है? तो इस वर्ग के जो जंतु है उनका शरीर होता है पृष्ठधारी और चपटा। कैसा होता है? यानी सिर के ऊपर धारियां होती है और शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। प्रश्न संख्या 30, प्लेंटी हेलमिन्थिस वर्ग के 2 उदाहरण। तो एक है आपका लिवर फ्लूक और दूसरा है टैपवर्म। प्रश्न संख्या 31, किस वर्ग के जंतु अधिकांश परजीवी होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं? परजीवी। तो निमेटोडा वर्ग के जो अधिकांश जीव है वो कैसे होते हैं? वो आपके परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
निमेटोडा वर्ग के दो जंतुओं के नाम, तो एक गोलकृमि और दूसरा फाइलेरिया कर्मी। प्रश्न संख्या 33, यह भी इंपॉर्टेंट है। एनिलिडा वर्ग के जंतुओं की एक विशेषता। तो एनिलिडा वर्ग के जो जंतु हैं उनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र सभी अंग सुव्यवस्थित ढंग से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 34, एनिलिडा वर्ग के जंतुओं के दो उदाहरण, तो एक है आपका केचुआ और दूसरा है आपका जोक। प्रश्न संख्या 35, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑर्थोपेडा संघ की एक विशेषता। तो ऑर्थोपेडा संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर खंड युक्त होता है और इनके जुड़े हुए कैसे होते हैं, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलस्का संघ या वर्ग के जंतुओं के दो उदाहरण, तो एक आपका घोंगा है, दूसरा आपका छीप है। अगला प्रश्न संख्या 37, मोलस्का वर्ग की एक विशेषता। तो मोलस्का वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनमें बाहर की तरफ कवच पाया जाता है, सुरक्षा कवच। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, जंतुओं के उस वर्ग का नाम लिखिए जिसके जंतुओं की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। तो वो है इकाइनोडर्मेटा। कौन सा वर्ग है, इकाइनोडर्मेटा। इस वर्ग के जितने भी जंतु हैं उनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 39, इकाइनोडर्मेटा के जीवों में चलन की क्रिया किससे होती है। तो वो होती है संवहन नाल तंत्र से। प्रश्न संख्या 40, प्रोटोकोर्डेटा वर्ग के दो उदाहरण, तो एक है बेलोनोग्लोसस और दूसरा है एम्फियोक्सस। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, मत्स्य वर्ग के जंतुओं में श्वसन क्रिया का माध्यम क्या है। तो जितने भी मत्स्य वर्ग के जंतु हैं उनमें श्वसन क्रिया क्लोम के माध्यम से होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य वर्ग जिसमें मछली आ गए, आपका मेंढक आ गया है ना, जो समुद्री जीव है उनके अंदर जो श्वसन क्रिया है वो ज्यादातर क्लोम के द्वारा क्या होती है, निष्पादित होती है। प्रश्न संख्या 42, शार्क मछली का कंकाल किसका बना होता है। वो बना होता है उपास्थि का। प्रश्न संख्या 43, स्थलचर जंतुओं के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो स्थलचर जंतु होते हैं उनके हृदय में सामान्यतः 3 कक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 44, जल स्थलचर जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, जंतुओं में श्वसन क्रिया किस अंग से होती है। तो वो या तो क्लोम के द्वारा होती है या फिर फेफड़ों के द्वारा। प्रश्न संख्या 45, श्री सर्प वर्ग के जंतु की एक विशेषता। तो इनका शरीर सल्कों के द्वारा क्या होता है, ढका होता है। प्रश्न संख्या 46, उस स्तनधारी जंतु का नाम लिखो जो अविकसित बच्चे उत्पन्न करता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम है कंगारू, जो कि अविकसित बच्चे उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 47, कंगारू जिस थैली में अविकसित बच्चे को रखता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है मार्क्सपियम। क्या नाम है, मार्क्सपियम। उस थैली का नाम है जिसके अंदर वो अपने अविकसित बच्चे को रखता है। प्रश्न संख्या 48, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस। कौन है, कैरोलस लिनियस। प्रश्न संख्या 49, कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई जीवों की नाम पद्धति की विशेषता क्या है। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा जो जीवों की नाम पद्धति दी गई वो केवल जीन्स और स्पीसीज पर ही आधारित थी। किस पर आधारित थी, जीन्स और स्पीसीज पर। प्रश्न संख्या 50, द्विपद नाम पद्धति में पहला और दूसरा नाम किस क्रम में होता है। तो पहला नाम होता है जीन्स का और दूसरा नाम होता है स्पीसीज का। प्रश्न संख्या 51, स्तनधारी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है। तो जो स्तनपायी जंतु होते हैं उनके अंदर जो नवजात होता है उसके पोषण के लिए पाई जाने वाली संरचना को कहते हैं दुग्ध ग्रंथिया। क्या कहते हैं, दुग्ध ग्रंथिया। प्रश्न संख्या 52, स्तनधारी जंतुओं की त्वचा की विशेषता। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53, अंडे देने वाले दो स्तनपायी जंतुओं के नाम। तो एक है इक्डिना और दूसरा है प्लेटिपस। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में यानी पार्ट 2 के अंदर आपके 53 शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। और विशेष रूप से जिसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करवाया है वो आप अच्छे से याद कर लें। ये परीक्षा के अंदर बहुत ही ज्यादा चांस है कि पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।